साल 1984 सोवियत संघ का एक शहर मॉस्को, यहाँ के अमेरिकी दूतावास में इस्तेमाल होने वाले कई दर्जन कंप्यूटर, टाइपराइटर और कई दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चोरी छिपे यहाँ से गायब कर दी गईं और पहुंची कहाँ? अमेरिका के वॉशिंगटन में। अमेरिका को शक था कि इन डिवाइसेस में कोई बग है जिसके जरिए सोवियत संघ उनकी बातें सुनता रहा है। इन डिवाइसेस पर कई दिनों तक अमेरिका सिर खपाता रहा। बड़ी मशक्कत के बाद पता चला कि रूस के अमेरिकी दूतावास में इस्तेमाल होने वाले 16 टाइपराइटरों में वाकई एक स्पेशल बग था, जिसके जरिए साल 1976 से 1984 तक टाइप होने वाले तकरीबन हर डॉक्यूमेंट के बारे में सोवियत संघ को खबर मिलती थी। टाइपराइटर पर जो भी कुछ भी टाइप किया जाता वो सब कुछ ये बग सिग्नल के जरिए सोवियत के जासूसों तक ट्रांसमिट कर देता। कहने और सुनाने वाले तो अमेरिकी दूतावास के कमरे में लगी एक ईंट की कहानी भी सुनाते हैं, जिसमें कुछ तिकड़म करके सोवियत ने इसे जासूसी का इक्विपमेंट बना दिया था। उस ईंट का किस्सा फिर कभी ईंट और ऐसी अन्य डिवाइसेस में ट्रांसमीटर लगाने वाली अमेरिका में बने और उसी के दूतावास में इस्तेमाल होने वाले टाइपराइटर में बग लगाने वाली और इससे खुफिया जानकारियां हासिल करने वाली एजेंसी एक ही थी, केजीबी। सोचिए, इस वाकये के बाद अमेरिकी जांच एजेंसियों का पहला रिएक्शन क्या रहा होगा? आप कहेंगे कि गुस्सा या फिक्र? नहीं। भले ही अमेरिका इन जासूसी का विक्टिम था, इसके बावजूद वो केजीबी के इस प्लान से गुस्सा नहीं, इंप्रेस हुआ। केजीबी की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। जासूसी का ये आलम था कि इस एजेंसी की पहुंच कई देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कार्यालयों तक थी। ये व्हाट्सएप और फेसबुक विहीन दुनिया में भी फेक न्यूज बनाने, भुनाने और फैलाने में एक्सपर्ट थी। इतनी एक्सपर्ट कि इनकी फैलाई हुई फेक न्यूज से कई देशों में सत्ता बदल गई। एक समय पर तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी केजीबी के एजेंट थे। इतनी शक्तिशाली इंटेलिजेंस एजेंसी 1991 में खत्म हो गई। आखिर क्या वजह थी? तो आज के एपिसोड में जानेंगे केजीबी का पूरा तिया पांचा, केजीबी का मॉडस ऑपरेंडी क्या है, मानेंगे कैसे मिशंस को अंजाम देती थी, कैसे एजेंट्स को रिक्रूट करती थी, केजीबी के कारनामों की इंडिया फाइल्स क्या है और ये एजेंसी खत्म क्यों हो गई। नमस्कार, मैं हूं उपासना और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची आसान भाषा में। किसी भी एजेंसी के मॉडस ऑपरेंडी के पीछे कोई ना कोई ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट होता है। ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट यानी उस एजेंसी की स्थापना के समय देश किस तरह के थ्रेट्स का सामना कर रहा था और उनसे डील करने के लिए क्या प्लान बनाए जा रहे थे। जैसे 1924 से 1953 के बीच सोवियत संघ में जोसेफ स्टालिन का शासन था। इन 3 दशकों में सरकार के खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने के लिए स्टालिन ने बर्बरता की कोई सीमा नहीं रखी। 1953 में उसकी मौत के बाद देश में अनस्टेबिलिटी बढ़ रही थी। स्टालिन के बाद देश के प्रीमियर यानी कि मुखिया बने निकिता ख्रुश्चेव। उन्होंने 4 चीजों पर फोकस रखने के लिए केजीबी की स्थापना की। सोवियत संघ में विद्रोहों को कंट्रोल करना, खुद की इमेज में चेंज यानी खुद को स्टालिन के दौर में हुए अत्याचारों से अलग करना, सोवियत की कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरेस्ट को सलामत रखना और कोल्ड वॉर के दौरान यूरोप और अमेरिका की खुफिया जानकारी को इकट्ठा करना, जिसके पीछे तर्क कि इन जानकारियों का इस्तेमाल देश हित में होगा। केजीबी की स्थापना 1954 में हुई सोवियत संघ के चैलेंजेस को मैनेज करने के लिए। केजीबी से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मेजरली दुनिया के कई देशों में 2 तरह की इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं। एक जो देश के अंदर खुफिया जानकारी जुटाती हैं, जैसे भारत में आईबी है, और दूसरी वो जो देश के बाहर खुफिया जानकारी जुटाती हैं, जैसे कि रॉ। लेकिन 1954 के दशक में बनी सिचुएशन जिसका जिक्र हमने अभी किया, उसकी वजह से केजीबी को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के इंटेलिजेंस का काम सौंपा गया। इस काम को केजीबी ने आगे चलकर कैसे पूरा किया, अब ये भी समझते हैं। डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन यानी फेक न्यूज बनाना, भुनाना और फैलाना। केजीबी इसके जरिए कई देशों की राजनीति में वक्त, जज्बात और हालात सब बदल देती थी। कैसे? इस उदाहरण से समझते हैं। बात है 1960 के दशक की। भारत और अमेरिका के रिश्ते ठीक नहीं थे और 1965 तक हालात और बिगड़े, जब भारत और पाकिस्तान युद्ध में अमेरिका की आवाज कुछ या कई मौकों पर पाकिस्तान के पक्ष में सुनाई दी। सोवियत संघ के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, भारत को अपना साथी बनाकर साउथ एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करना। एक किताब है द वर्ल्ड वॉज गोइंग आवर वे, जिसे वसीली मित्रोखिन ने लिखा। मित्रोखिन मॉस्को में केजीबी के दस्तावेजों का रखरखाव करते थे। बाद में इन्होंने केजीबी को धोखा देकर ब्रिटेन का दामन थाम लिया। इस किताब के मुताबिक केजीबी ने भारत में पकड़ बनाने के लिए ऑपरेशन डेपो लॉन्च किया। ऑपरेशन का उद्देश्य था फेक न्यूज और मीडिया मैनेजमेंट की मदद से इंदिरा गांधी को चुनाव जितवाना और भारत में केजीबी का इन्फ्लुएंस बढ़ाना। ऑपरेशन का पहला फेज था कुछ बड़े नेताओं को अपना साथी बनाना। इस लिस्ट में कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी राजेश्वर राव का भी नाम था। किताब के मुताबिक राजेश्वर राव को केजीबी से फंडिंग भी मिलती थी। इसके अलावा लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशंस, स्टूडेंट ग्रुप्स और ट्रेड यूनियंस को भी सोवियत फंड्स मिले।
ताकि वे गांधी की सोशलिस्ट पॉलिसीज के लिए समर्थन जुटा सकें। और इसमें सीपीआई केजीबी की सबसे बड़ी साथी बनकर उभरी, लेकिन पैसे के साथ साथ इंफॉर्मेशन भी इस ऑपरेशन का अहम हिस्सा था। केजीबी ने सिस्टमैटिकली मीडिया में स्टोरीज प्लांट की। किताब के मुताबिक 1973 तक केजीबी ने भारतीय अखबारों में 3789 आर्टिकल्स प्लांट किए। इन आर्टिकल्स का फोकस दो चीजों पर था। पहला, इंदिरा गांधी को जनता का हीरो बताना और अपोजिशन लीडर्स को बदनाम करना। अमेरिका की पॉलिसीज को बदनाम करना दूसरा इसका मकसद था। कैसे फेक न्यूज फैलाई, इसको एक उदाहरण से समझिए। एक फर्जी लेटर लिखा गया जिसमें यह दर्शाया गया कि कांग्रेस सिंडिकेट के बड़े नेता एसके पाटिल पाकिस्तान से पैसा लेते थे और वो इस पैसे का इस्तेमाल इंदिरा गांधी की सत्ता को कमजोर करने के लिए कर रहे थे। इस एक फेक लेटर ने एसके पाटिल का करियर डुबोने में बड़ी भूमिका निभाई। पाटिल 1967 का चुनाव भी हार गए और पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। इस ऑपरेशन ने इंडिया यूएसएसआर रिश्तों को मजबूत करने और 1971 में इंदिरा गांधी को चुनाव जितवाने में एक अहम भूमिका निभाई, ऐसा किताब का दावा है। इन मिशंस के जरिए केजीबी उन देशों की राजनीति को सोवियत संघ के पक्ष में बदलने की कोशिश करती थी जो अमेरिका के दोस्त हैं। कैसे? इसे पाकिस्तान में हुए एक ऑपरेशन रेबस के जरिए समझिए। 1971 की भारत पाकिस्तान युद्ध में भले ही पाकिस्तान बुरी तरह हार गया, लेकिन इस युद्ध के दौरान अमेरिका के एक फैसले ने सोवियत संघ को काफी सचेत कर दिया। आप जानते हैं 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका ने अपनी नौसेना का 7वां बेड़ा भेजा था। यह अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बढ़ती घनिष्ठता का एक उदाहरण था। अब जरा मैप पर गौर कीजिए। पाकिस्तान की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। 1970 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत संघ का काफी प्रभाव था और इस प्रभाव को खत्म करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में कथित तौर पर अस्थिरता फैला रहा था। तो एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ, ऑपरेशन रेबस, जिसके दो मोटिव थे। पहला, पाकिस्तान के यूनाइटेड स्टेट्स के साथ संबंधों को कमजोर करना और दूसरा, 1973 से 77 के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे जुल्फिकार अली भुट्टो को सोवियत संघ के करीब लाना। इसको पूरा करने के लिए केजीबी ने भुट्टो के अंदर एक डर बैठाया, डर तख्तापलट की साजिश का। केजीबी ने कई फर्जी लेटर्स बनाए जिससे ये परसेप्शन बनाया गया कि पाकिस्तान में बैठे यूएस एम्बेसडर वॉल्टर पी मैकॉनी देश के अपोजिशन लीडर्स और मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ संपर्क में हैं और तख्तापलट की तैयारी कर रहे हैं। इन लेटर्स को केजीबी ने पाकिस्तान में मौजूद अपने ऑपरेटिव्स के जरिए भुट्टो के खास लोगों तक पहुंचाया। जब ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स भुट्टो के हाथ में आए तो उनका शक और गहरा हो गया। इसके बाद हुआ खेला। भुट्टो ने पाकिस्तान को अमेरिका से दूर करना शुरू कर दिया और सोवियत यूनियन और चाइना जैसे सोशलिस्ट देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश की। इस नीति का विरोध हुआ, लेकिन यहाँ हुई एक गलती। भुट्टो ने इन आवाज़ों को कुचलने की कोशिश की। इन कोशिशों ने पाकिस्तानी सेना के बड़े और शक्तिशाली लोगों को भुट्टो के खिलाफ कर दिया और 1977 में जनरल जियाउल हक ने, जो कि एक प्रो अमेरिकी व्यक्ति थे, उन्होंने तख्ता पलटकर भुट्टो को सत्ता से हटा दिया और इस तरह केजीबी का पाकिस्तान को सोवियत ब्लॉक के करीब लाने का मकसद असफल हो गया। कोल्ड वॉर के दौरान केजीबी ने मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिक्स और टेररिज्म के डेंजरस वेब को संभाला, जिसमें कार्लोस और गद्दाफी जैसे फिगर्स ने क्रूशियल रोल्स प्ले किए। कैसे, इसे भी समझते हैं। साल 1970 मॉस्को की पेट्रिस लुमुम्बा यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक लड़का कार्लोस, अपनी कुछ हरकतों की वजह से उसे यूनिवर्सिटी से रस्टिकेट कर दिया गया, मतलब निकाल दिया गया। कार्लोस इसके बाद जॉर्डन चला गया और उसने पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन ज्वाइन किया, PFLP। PFLP इजराइल के खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर, हाईजैकिंग और असैसिनेशंस के लिए जाना जाता था। कार्लोस ने जल्द ही इस संगठन में अपनी पहचान बना ली। 21 दिसंबर 1975 को इसने एक बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। कार्लोस ने कुछ साथियों के साथ OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के वियना हेडक्वार्टर्स में घुसकर 60 लोगों को बंधक बना लिया। इन 60 लोगों में 11 देशों के ऑयल मिनिस्टर्स भी शामिल थे। इस बड़े कांड के बाद कार्लोस केजीबी की नजर में आया। हालांकि केजीबी ने कार्लोस से हमेशा दूरी बनाए रखी क्योंकि उन्हें कार्लोस का एटीट्यूड काफी अनप्रेडिक्टेबल लगता था, लेकिन फिर भी उसे सोवियत ब्लॉक कंट्रीज जैसे कि ईस्ट जर्मनी और हंगरी में ऑपरेट करने की इजाजत दे दी गई थी। कार्लोस ने ईस्ट बर्लिन और बुडापेस्ट में अपने बेस बनाए, जहां से उसने कई और आतंकवादी ऑपरेशंस को अंजाम दिया। इसके अलावा उसने इन इलाकों में केजीबी को सपोर्ट प्रोवाइड किया। कैसे? असल में सोवियत संघ ने 1970 में कई प्रॉक्सी टेररिस्ट ग्रुप्स का इस्तेमाल करके पश्चिमी यूरोप के देशों को डिस्टेबलाइज करने की स्ट्रैटेजी अपनाई। इसके लिए केजीबी ने ऐसे कई ग्रुप्स को ट्रेनिंग दी, हथियार सप्लाई किए, लेकिन धीरे धीरे कार्लोस की हरकतों से परेशान होकर केजीबी ने उसके ऊपर से अपना वरद हस्त हटा लिया।
कार्लोस की तरह ही एक और कैरेक्टर था गद्दाफी, जिसने 1969 से 2011 तक लीबिया पर राज किया। गद्दाफी और आतंकवाद के रिश्ते कितने गहरे थे, इसे किस्से से समझिए। साल 2003 में लीबिया की सरकार एक स्टेटमेंट निकालती है जिसमें गद्दाफी हुकूमत ने 1988 के प्लेन ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली थी। इस ब्लास्ट में 189 लोगों की जान गई थी। गद्दाफी और सोवियत संघ के बीच 1979 में एक सीक्रेट एग्रीमेंट हुआ जिसमें केजीबी और लीबिया के इंटेलिजेंस सर्विसेज के बीच को ऑपरेशन की बात को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही लीबिया के अधिकारियों को मॉस्को में ट्रेनिंग भी दी गई। इसके एवज में गद्दाफी ने कई इंसर्जेंट ग्रुप्स जैसे कि PFLP को फंड किया। ये ग्रुप्स मिडिल ईस्ट में अमेरिका और उसके दोस्त जैसे इजराइल के खिलाफ काम करते थे। बहरहाल ये तो बात हो गई केजीबी के मॉडस ऑपरेंडी की। कैसे केजीबी ने अमेरिका, यूरोप समेत कई देशों में जासूसी की, इसके अलावा कैसे विकासशील देशों में अपना प्रभुत्व जमाया और मिडिल ईस्ट को डिस्टेबलाइज किया। लेकिन इन सभी मिशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए बेहतरीन एजेंट्स की जरूरत होती है। तो अब समझते हैं केजीबी कैसे अपने एजेंट्स को रिक्रूट करती थी। केजीबी का रिक्रूटमेंट सिस्टम काफी स्ट्रक्चर्ड था। ये बड़ी चालाकी से पोटेंशियल कैंडिडेट्स को ढूंढकर उन्हें ग्रूम करती, चाहे वो सोवियत संघ के अंदर हो या फिर विदेश में। कैसे? इसका एक एक्रोनिम है माइस, MICE। पहला लेटर M माने मनी यानी पैसा। आर्थिक परेशानियों में घिरे लोगों को रिक्रूट करना काफी आसान होता है। केजीबी उन्हें पैसों का लालच देकर कई देशों की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हासिल कर लेती थी। जैसे केजीबी का एक एजेंट था रुडोल्फ एबेल। इसने लगभग 1 दशक तक अमेरिका में रहकर US मिलिट्री की खुफिया जानकारी जुटाई। दूसरा I यानी कि आइडियोलॉजी या विचारधारा। केजीबी की कोशिश होती थी कि उन लोगों को ढूंढे जो सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से अलाइंड हो, उससे इत्तेफाक रखते हों। इसके लिए कोल्ड वॉर के दौरान केजीबी ने वेस्टर्न देशों के उन इंटेलेक्चुअल्स, स्टूडेंट्स और पॉलिटिकल फिगर्स को टारगेट किया जो कैपिटलिज्म के खिलाफ थे। इसके साथ ही सोवियत संघ में विकासशील देशों से आए स्टूडेंट्स को भी टारगेट किया जाता था। इस एक्रोनिम का तीसरा लेटर है C माने कोएर्जन यानी दबाव डालना। जब बात पैसे और आइडियोलॉजी से ना बने तब केजीबी कुछ खास चिन्हित लोगों की पर्सनल लाइफ में कमियां ढूंढती थी। इसके लिए केजीबी हनी ट्रैप का इस्तेमाल करके टारगेट्स को ब्लैकमेल करती थी। ये अक्सर दूसरे देशों के डिप्लोमैट्स और मिलिट्री ऑफिसर्स वो होते थे। कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में उनकी फोटोज खींचे जाते थे और फिर उनसे सोवियत इंटेलिजेंस के लिए काम करवाया जाता था। चौथा है E माने ईगो। कोल्ड वॉर के दौरान कई एम्बिशियस पॉलिटिशियंस और ऑफिशियल्स को करियर एडवांसमेंट का लॉलच दिया जाता था। उनको फंडिंग दी जाती थी, बदले में वो सोवियत यूनियन के लिए गुप्त रूप से काम करते थे। केजीबी के इन चारों तरीकों के इस्तेमाल दुनिया के इंटेलिजेंस जगत में एक कॉन्सेप्ट काफी तेजी से बढ़ा दिया, डबल एजेंट्स। केजीबी ने एनिमी स्पाइस को डबल एजेंट्स में बदलने में महारत हासिल कर ली थी। ये एजेंट्स दिखाने के लिए अपने एम्प्लॉयर्स के लिए काम करते थे, लेकिन असल में मॉस्को को खुफिया जानकारी भेजते थे। केजीबी का एक डबल एजेंट था एल्ड्रिक एमिस, जो CIA ऑफिसर था और लगभग 1 दशक तक केजीबी को क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन देता रहा। इससे कई US ऑपरेशंस कॉम्प्रोमाइज हो गए। कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो हमेशा ही शक्तिशाली नहीं रहता। केजीबी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कैसे? 1980 के दशक में सोवियत संघ की इकोनॉमी के बुरे हाल हुए। लोगों के बीच गुस्सा पनपा। 1985 में जब मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने तो उन्होंने ग्लासनोस्ट नाम की नीति का समर्थन शुरू किया। इसका मकसद था सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ाना। लेकिन ऐसी चीजों को बढ़ावा मिलने से सोवियत संघ के कुछ इंस्टीट्यूशंस जैसे कि केजीबी की पकड़ कमजोर होने लगी। ऐसे कि 1954 से केजीबी ने सोवियत सोसाइटी पर कंट्रोल बनाए रखा था ताकि देश के अंदर किसी तरह का विद्रोह ना हो और कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा बरकरार रहे। लेकिन ग्लासनोस्ट की नीति की वजह से पकड़ ढीली होते चली गई और पकड़ ढीली पड़ते ही सोवियत रिपब्लिक्स यानी कि सोवियत संघ में शामिल कई सारे राज्यों में आजादी की मांग जोर पकड़ने लगी। ये राज्य थे जॉर्जिया, यूक्रेन वगैरह। ऐसी गतिविधियों के चलते कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं और गोर्बाचेव के बीच आंतरिक कलह भी शुरू हो गए। हाल ये हुआ कि अगस्त 1991 में सोवियत सरकार के कई मेंबर्स, जिनमें पार्टी, सेना और केजीबी के लोग भी शामिल थे, उन्होंने तख्तापलट का प्लान बनाया। केजीबी की इन्वॉल्वमेंट कितनी थी, इसे कुछ इस तरह से समझिए कि उस वक्त केजीबी के चेयरमैन व्लादिमीर क्रियूचकोव ने इस तख्तापलट की प्लानिंग में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन अभी समय केजीबी के पक्ष में नहीं था। जैसे ही इस बात की जानकारी जनता में फैली, लोग सड़कों पर उतर आए। मजबूरन केजीबी और सेना के अधिकारियों को पीछे हटना पड़ा। तख्तापलट का प्लान फेल हो गया और साथ ही केजीबी की क्रेडिबिलिटी को भी बड़ा झटका लगा। दूसरी तरफ सोवियत संघ कोलैप्स हो रहा था, विद्रोह बढ़ रहे थे, देश आजादी की घोषणा कर रहे थे। तब 6 नवंबर को राष्ट्रपति गोर्बाचेव ने आदेश निकालकर केजीबी को फॉर्मली खत्म कर दिया। एजेंसी को कई छोटे संगठनों में बांटा गया, जैसे कि फेडरल काउंटर इंटेलिजेंस सर्विस FSK, जो बाद में फेडरल सिक्योरिटी सर्विस FSB बना, जिसे आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। दूसरा इंस्टीट्यूशन बना फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस SVR, जिसने फॉरेन इंटेलिजेंस का काम संभाला, और फेडरल प्रोटेक्शन सर्विस FSO, जिसे टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। केजीबी खत्म हो गई, लेकिन उसके अधिकारी और एजेंट्स नहीं।
आज रूस की सत्ता में बैठे बड़े बड़े अधिकारी और नेता पूर्व केजीबी एजेंट्स हैं, जिनमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम भी शामिल है। पुतिन पूर्व केजीबी एजेंट हैं। रूस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष भी पूर्व केजीबी एजेंट हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल रूस की एक बेहद शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन है जो देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर राष्ट्रपति को सलाह देती है। बहरहाल आज के एपिसोड में इतना ही। आपके लिए जानकारी जुटाई थी मेरे साथी आकाश ने। मेरा नाम है उपासना और आप देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।